गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के आगे के जो विचार है मंत्रिपरिषद को लेकर, शासक के ऊपर किस प्रकार जनता द्वारा या नैतिक सिद्धांतों के द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में अपन ने देखा कि मनु ने किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। राजा की उत्पत्ति ईश्वर ने की प्रजा की रक्षा के लिए, और जो मत्स्य न्याय पहले उपस्थित था उसकी समाप्ति के लिए, और राजा का या राज्य का जो कार्य क्षेत्र भी मनु ने विस्तृत रूप से बताया। आज अपन मनुस्मृति में मंत्रिपरिषद के बारे में क्या क्या उल्लेख मिलता है, क्या वर्णन मिलता है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, मनु ने ये स्वीकार किया था कि मंत्रिपरिषद जो है राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है। राजा के लिए ये आवश्यक है कि वो एक ऐसी मंत्रिपरिषद का निर्माण करे जो उसके कार्यों में उसको सहयोग कर सके, क्योंकि राजा द्वारा जब धर्म दंड का प्रयोग किया जाएगा तो ये ज़्यादा उपयुक्त होगा कि वो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके, उनसे परामर्श करके, सलाह मशविरा करके ही उसका प्रयोग करे। क्योंकि मनु ने ये स्वीकार किया कि हो सकता है कि जो शासकीय शक्ति है उसको यदि राजा अकेला प्रयुक्त करता है तो वह अनुचित तरीके से उसका प्रयोग कर सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कितने सदस्य मंत्रिपरिषद में होने चाहिए। तो इसके लिए मनु ने ये माना कि राजकार्य को सुचारू रूप से तभी निर्वाह किया जा सकता है कि कम से कम 7-8 मंत्री हो जिनकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाए, और उनके परामर्श की सहायता से राजा जो भी शासकीय कार्य है उनको संपन्न करे। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद में जो सदस्य संख्या है वो मनु ने या मनुस्मृति में कितनी बताई गई है, 7-8 मंत्री होने चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं मंत्री पद के लिए योग्यताएं मनुस्मृति में कि कौन सा व्यक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। सबसे पहले मनुस्मृति में जो उल्लेख मिलता है वो ये है कि मंत्री का उच्च कुल में जन्म होना जरूरी है, यानी वह उच्च कुल में पैदा हुआ होना चाहिए। साथ ही जैसे उसको शास्त्रों का ज्ञान हो, वह शस्त्र विद्या में निपुण हो, और अन्य योग्यता के लिए जो भी परीक्षण किए जाए उनमें यदि वो सफल रहता है तभी उसको मंत्री बनाया जाना चाहिए। मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है कि ज़्यादा मंत्री कौन से वर्ग से लिया जाए। तो मनु ने मंत्री के लिए कि उच्च वर्ग से ही वो धर्मात्मा भी हो, और ब्राह्मण जो है उच्च वर्ग से, कुलीन वर्ग से मंत्री बनाए जाने चाहिए। यहाँ पर देखिए, मनु ने जो शूद्र को, जो 4 वर्ण व्यवस्था वहाँ प्रचलित थी, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र को मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए सर्वथा क्या माना, अयोग्य माना। और ये भी कहा कि यदि मान लीजिए शूद्र अपनी योग्यताओं से मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त भी हो जाता है तो भी उसे मंत्री पद नहीं देना चाहिए या मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार मनु ने उच्च वर्ग का होना जरूरी माना है, और साथ ही अन्य जो गुण माने हैं, जैसे मनु ने कहा कि वह शूरवीर हो, उत्साही हो, उच्च कुल में पैदा हुआ हो, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ईमानदार भी हो, चारित्रिक रूप से भी वह शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद में देखिए मंत्रियों के दायित्व और अधिकार। जिन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है उनके क्या अधिकार और दायित्व है, क्या कर्तव्य है। देखिए, मनुस्मृति में राजा या राज्य का प्रमुख उद्देश्य प्रजा का कल्याण बताया गया है, क्योंकि राजा की उत्पत्ति ही मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए हुई थी। इसलिए मनु ने कहा है कि विभिन्न राजकार्य हेतु ये जो मंत्री हैं इनको विभागों का अध्यक्ष बना देना चाहिए, और ये कार्य अन्य जो राज्य कर्मचारी हैं उनके कार्यों की क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। साथ ही नागरिकों के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं उनको देखरेख करना, उनका निरीक्षण करना, प्रजा के कार्यों का निरीक्षण करना भी इनका कार्य होता है। जैसे जिस राज्य में यदि चोरों वगैरह की से प्रजा परेशान रहती है तो फिर मनुस्मृति में ये कहा गया है कि ऐसा राजा और उसकी मंत्रिपरिषद प्रजा के रक्षक नहीं हो सकते। एक तरीके से वो होना या न होना उसका बराबर है। इसके अलावा मंत्रियों का ये भी दायित्व है कि राजा के समक्ष, राजा जब कभी कोई निर्णय कर रहा हो, कोई निर्णय ले रहा हो, डिसीजन ले रहा हो, और उसके सामने ऐसा कोई धर्म संकट उपस्थित हो जाए कि वह नहीं ले पा रहा हो, तो उस समय मंत्रियों को
धर्म के अनुसार, नैतिकता के अनुसार उसे सलाह जो दी जानी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए और प्रजा की रक्षा के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी राजा द्वारा दूसरे राष्ट्रों में जैसे दूतों की, जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, या गुप्तचर जो भेजे जाते हैं दूतों के जो कार्य, उनका निरीक्षण करना भी मंत्रियों के दायित्व में शामिल किया गया कि मंत्रियों का ये दायित्व बनता है कि इन सब की नियुक्ति के संबंध में भी वो राजा को परामर्श दे। इस प्रकार प्रमुख जो कार्य मंत्री का दायित्व है या कार्य जो मनुस्मृति में बताया गया वो यही था कि वो राजा को उचित परामर्श दे। उसके बाद में अपन देखते हैं मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। देखिए, प्राचीन जो भारतीय धर्म ग्रंथ है, जो स्मृति साहित्य हैं, उनमें मंत्रियों से किस प्रकार मंत्रणा की जाए इस संबंध में 2 विधियां का वर्णन अपने को मिलता है, या 2 विधियां पढ़ने को मिलती है। उसमें एक है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों से पृथक पृथक गोपनीय विचार विमर्श किया जाए, यानी अलग अलग मंत्री से कि वो इस विषय पर क्या राय रखते हैं, या फिर संपूर्ण मंत्रिपरिषद से सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया जाए। मनुस्मृति में शासकों परिस्थितियों के अनुसार इन दोनों विधियों का प्रयोग करने का परामर्श दिया गया। मनु ने ये कहा कि शासकों महत्वपूर्ण और जटिल जो समस्याएं होती है उनके ऊपर मंत्रिपरिषद के सदस्य पृथक पृथक एकांत में परामर्श करना चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए, और फिर सब सदस्यों से मंत्रणा करने के उपरांत सब विवेक से निर्णय लेना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है कि जो शासकीय कार्य हैं उनके संदर्भ में सामूहिक रूप से ही मंत्रणा की जानी चाहिए, उसी को उपयोगी माना गया है। उसके बाद अपन देखते हैं मंत्रणा की गोपनीयता, यानी मंत्रियों से जो विचार विमर्श किया जाता है, उनसे जो सलाह मशविरा किया जाता है वो कब किया जाए, उसको कैसे गोपनीय रखा जाए। इस संदर्भ में मनुस्मृति में मंत्रणा के लिए जो उपयुक्त स्थल है, मंत्रणा का समय कब किया जाए, आवश्यक जो परिस्थितियां हैं उनका स्पष्ट विवेचन किया गया है। इसके लिए मनु ने ये कहा कि एक तो मध्याह्न, दिन में मध्याह्न का समय, या फिर अर्धरात्रि में, क्योंकि मनु का ये मानना था कि ये सामान्य वो समय है जिसमें ज़्यादातर जो व्यक्ति है उनके विश्राम का समय होता है। तो ऐसे समय में मंत्रणा में जो व्यवधान या बाधा है उसकी उपस्थिति बहुत ही कम रहेगी। इसके अलावा मंत्रणा स्थल के रूप में मनु ने निर्जन वन, यानी जहाँ पर बहुत ही कम एकांत, एकदम सुनसान इलाका हो, पहाड़ हो, या एकांत प्रासाद को उपयुक्त माना। प्रासाद यानी एकांत महल, कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता हो, इसके वहाँ पर जो मंत्रियों से परामर्श किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से तभी अपन उस मंत्रणा जो की गई है या मंत्रियों से जो सलाह मशविरा की गई है उसको अपन गोपनीय रख सकते हैं। इसके अलावा मनु ने जो आवश्यक परिस्थितियों का विवेचन किया, वर्णन किया, वो कि मंत्र की जो गोपनीयता है, सलाह मशविरा की जो गोपनीयता है, उसको कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि मंत्रणा स्थल से या मंत्रणा के समय जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं, या मूक, बधिर, जैसे ये तोता, मैना, जो भी अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, रोगी, इनको वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि मनु का ये मानना था कि इन व्यक्तियों की अस्थिर बुद्धि होती है और ये अपमानित होकर कहीं पर भी जो मंत्र है उसका भेदन कर सकते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि मनुस्मृति में जो मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली है उसकी व्यापक रूप से विवेचन किया गया है कि किस प्रकार मंत्रियों की कौन कौन सी योग्यताएं होगी, उनके क्या दायित्व होंगे, और किस प्रकार से मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह को, मंत्रणा को गोपनीय रखा जा सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि मनुस्मृति में जो राजा है, शासक है, उसके ऊपर किस प्रकार नियंत्रण रखा जा सकता है। देखिए, मनुस्मृति में मनु ने शासक की जो निरंकुशता है उसके विचार का समर्थन नहीं किया। हालांकि अपन देखते हैं कि जो राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत है, यदि अपन पाश्चात्य दर्शन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर राजा को ईश्वर का एक अवतार मान के उसकी निरंकुशता का समर्थन किया गया, जबकि यहाँ पर मनुस्मृति में जो एक तरीके से कि राजा ने, ईश्वर ने राजा की रचना की है, उसको कई प्रकार के नियंत्रणों से, उसके ऊपर कई प्रकार के नियंत्रण आवश्यक लगाए कि उनका किस तरीके से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसने मनुस्मृति में नैतिक और उसके ऊपर सैद्धांतिक जो नियंत्रण है लगाए गए, और इनमें धर्म, दंड नीति और न्याय व्यवस्था, और दूसरा जो नियंत्रण है वो शासक के ऊपर संस्थागत नियंत्रण लगाया गया। सबसे पहले अपन देखते हैं नैतिक और सैद्धांतिक नियंत्रण। इसमें धर्म देखिए,
मनु ने ये माना कि मनुष्य भी अपने जो आचरण है उसमें धर्म का पालन करे और धर्म के पालन से ही वो अपने जो भी मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, पारलौकिक लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका प्रयोग वो कैसे कर सकता है? धर्म के अनुसार अपने आचरण का करके ही कर सकता है। मनुस्मृति में देखिए, शासक को भी धर्म के अधीन माना गया और ये कहा गया कि उस धर्म को राजधर्म का नाम दिया गया कि राजधर्म की अवहेलना करने वाला जो शासक है वो स्वयं ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा से ये अपेक्षा की गई कि व्यक्ति के जो 4 पुरुषार्थ होते हैं उनका वह पालन करवाए। स्वयं भी राजा क्या रहेगा? धर्म से शासित रहेगा। यहाँ धर्म का अर्थ किसी धर्म विशेष से नहीं बल्कि जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उनसे हैं कि उन नैतिक सिद्धांतों का वो कभी भी उल्लंघन नहीं करेगा और खुद स्वयं धर्म से शासित रहते हुए प्रजा के व्यवहार में किस प्रकार उन नैतिक नियमों का, नैतिक आचरणों का, नैतिक सिद्धांतों का पालन करवाया जा सकता है, ये भी शासक का परम कर्तव्य है। दूसरा अपन देखते हैं दंड नीति और न्याय व्यवस्था। देखिए, मनुस्मृति में दंड नीति और न्याय व्यवस्था का विस्तृत विवेचन किया गया है और दंड ही एक तरीके से मनुस्मृति में कहा गया है कि समस्त प्रजा के ऊपर क्या करता है? शासन करता है। धार्मिक कार्यों का संपादन भी दंड के भय से करती है जनता। और तो यहाँ दंड का कोई शारीरिक कठोर दंड से नहीं बल्कि एक तरीके से दंड को धर्म माना गया कि राजा जब दंड का प्रयोग करेगा तो वह उसका उचित रीति से यदि प्रयोग नहीं करता है तो वह स्वयं भी क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। और कभी भी राजा के द्वारा इस दंड का प्रयोग अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु नहीं किया जाएगा। दंड का प्रयोग जो है वो न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है क्योंकि दंड को न्याय व्यवस्था का क्या माना गया है? अंग माना गया। एक तरीके से राज्य में न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड एक साधन बताया गया मनुस्मृति में। और ग्रंथ में ये भी लिखा गया है कि अपराध के अनुरूप यदि आपने अपराधी को अपराध के अनुरूप दंड दिया है तभी अपराधी उससे प्रेरित हो सकता है या फिर वो सुधर सकता है। यदि अविवेकपूर्ण तरीके से या जिस व्यक्ति ने जितना अपराध किया उससे अधिक मात्रा में उसको दंड मिलता है तो वह व्यक्ति दंड से कभी भी उसमें सुधार नहीं हो सकता। इसलिए मनु ने ये भी कहा है कि यदि मान लीजिए दोष का विचार न करते हुए राजा ने किसी व्यक्ति को ऐसे ही दंडित कर दिया है तो इससे राजा को स्वयं भी क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। फिर अपन दूसरा देखते हैं कि राजा के ऊपर कौन से संस्थागत नियंत्रण बताएं। जैसा कि अपन ने देखा कि शासक के लिए मंत्रियों से और अन्य जो भी शासकीय अभिकरण है या शासकीय संस्थाएं हैं उनसे मंत्रणा करना मनुस्मृति में राजा के लिए क्या माना गया? आवश्यक माना गया। देखिए, राजा जब दूसरे राज्यों में दूत भेजता है या फिर उन दूतों की नियुक्ति करता है, उनके ऊपर निगरानी रखता है, तो इन विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा करना राजा के लिए क्या माना गया? आवश्यक माना गया। तो एक तरीके से जो राजा है वो स्वतंत्र नहीं है स्वेच्छा से निर्णय लेने में, बल्कि मंत्रणा की अनिवार्यता दिखाकर मनुस्मृति में उसके अधिकारों को, उसकी जो शक्तियाँ हैं उनको क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया है। राजा द्वारा कर का संग्रहण किस प्रकार किया जाएगा जनता से, इसके संबंध में भी मनुस्मृति में एक निश्चित प्रणाली और नियमों का प्रतिपादन किया गया। मनु ने राजा को ये परामर्श दिया कि वह अपनी प्रजा से न्यायपूर्वक करों की प्राप्ति करे। इस संबंध में एक कथन मनुस्मृति में जो देखने को मिलता है कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और भरमर अपने अपने खाद्य, यानी जैसे जोंक है वो रक्त है और जो बछड़ा है वो दूध है, भरमर जो भौरा है वो मधु का थोड़ा थोड़ा ग्रहण करता है, उसी प्रकार शासक को भी प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। यदि वो अनावश्यक कर संचय करता है या अनावश्यक रूप से प्रजा से कर की वसूली करता है तो वो राजा के विनाश का क्या माना गया? कर माना गया, उसके विनाश का कारण माना गया। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि मनु ने जो शासक की निरंकुशता है उसके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। धन्यवाद।